हमने न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया। पर ऐसा क्या है सर, अभी तक जो हम एनर्जी यूज करते थे वो याद है, स्टीम इंजन वाली, सबको पता होगा। कोल वाली, स्टीम इंजन तो बहुत दूर की बात हो गई पहले, है ना। कोल वाली याद है, कोल को बर्न करके हम एनर्जी का यूज करते थे, राइट। यस सर। तो सर उसमें क्या होता था, उसमें जो हमें एनर्जी मिलती थी, ज्यादा कोल बर्न करना पड़ता था, है ना। तो यहाँ पर कोल का बहुत सारा अमाउंट, अगर मैं समझ करो हम 1000 मिलियन इस टाइम अगर कोल का मैं बर्न करूँ, तो जितनी एनर्जी मुझे मिलती है यूरेनियम जैसे एटम्स का, एलिमेंट्स का न्यूक्लियर रिएक्शन से, सिर्फ 1 किलो यूरेनियम होना, उतनी एनर्जी मुझे 1 किलो यूरेनियम से मिल सकती है, अगर वो की रिएक्शन हो। समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कोल को बहुत ज्यादा बर्न करने पर जितनी एनर्जी मिल रही है ना, यूरेनियम के 1 किलो में उतनी एनर्जी मिल रही है। तो कौन सा हमारे लिए सस्ता है? यूरेनियम। यूरेनियम है। तो इसीलिए इसका ज्यादा यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, मतलब यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं जगहों पर। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में इसमें, इसमें कुछ नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन है पहली बात तो, ठीक है। हालांकि इसके अंदर जो हमारे पास फ्यूल होता है, जिसके फ्यूल अभी बात करूंगा क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। पहले देख ही लेते हैं इसको। ये देखो, इसके अंदर सबसे पहले बात होती है क्या क्या, फ्यूल। फ्यूल क्या है, जो अब कौन सी रिएक्शन हो रही है इसमें, सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर रिएक्शन। 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 न्यूक्लियर फिशन। फिजन। फिजन मतलब क्या होता था, टूटना या जुड़ना? तो टूटना। टूटना, टूटना। तो वही हो रहा है। तो देखो फ्यूल, जिसके हमारे जैसे हमारे गाड़ी के लिए फ्यूल होता है पेट्रोल, है ना, डीजल, तो वैसे यहाँ पर क्या फ्यूल है सर, द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द रिएक्टर इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द रिएक्टर। जो चीज बर्न होती है हमारे में, मैं अगर बाइक चला रहा हूँ तो उसमें बाइक में कौन बर्न हो रहा है, पेट्रोल। यस सर। यस सर। गाड़ी में चल रहा हो तो पेट्रोल डीजल ये सब बर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है सर, द फिजनेबल मटेरियल। अब वहां पर तो बर्न हो रहा है सर, यहाँ पर क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन है तो चीजें, मतलब जो मेरा रिएक्टर में जो भी डाल रहा हूँ मैं अमाउंट, जो मटेरियल डाल रहा हूँ वो फिशन करेगा, टूटेगा, तो जो टूटने वाला मटेरियल है उसको फ्यूल बोल दिया। द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द रिएक्टर इज कॉल्ड फ्यूल। और यहाँ पर कौन कौन हो सकते हैं सर, यूरेनियम। याद रखना, यूरेनियम नहीं, यूरेनियम का आइसोटोप। आइसोटोप। आइसोटोप, यूरेनियम 235। यूरेनियम होता है 238, इसका आइसोटोप है यूरेनियम 235। आइसोटोप से हम इतना ज्यादा एनर्जी नहीं ले सकते, हालांकि यूरेनियम आइसोटोप जो है उसका मिलना बहुत कम मात्रा में मिलता है हमें, है ना, 0.3%। अगर मैं पूरा देखूँ तो उसको हम बढ़ा देते हैं 0.7, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ध्यान से रखना, इसका रीजन अभी नहीं बताऊंगा मैं, इसको थोड़ा सा डीप में नहीं जाएंगे। यूरेनियम 238 जो है ना, वो अच्छे से हमारा, जो हमने ऑब्जर्वेशन की, अच्छे से हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन नहीं कर पाता, इसलिए उसका आइसोटोप यूज होता है। ऐसे ही थोरियम का आइसोटोप यूज हो सकता है, प्लूटोनियम का आइसोटोप यूज हो सकता है ना, ये सब हो सकते हैं। लेकिन जो हम मेन यूज करते हैं वो कौन सा है, यूरेनियम यूरेनियम आइसोटोप। 235, ठीक है। अब मॉडरेटर, कंट्रोल मटेरियल, कूलेंट, प्रोटेक्टिव शील्ड, ये सब हम बाद में बात करेंगे। सबसे मेन चीज थी अभी फिजनेबल मटेरियल। अब होता क्या है इसके अंदर सर, इसके अंदर चेन रिएक्शन होती है, ये देखो कुछ भी तरह के होते हैं। अब मैंने एज ए यूरेनियम उठाया, तो यूरेनियम ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यूरेनियम से कौन टकरवाता है, हम किसको टकरवाते हैं, हम एक न्यूट्रॉन को, एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को। अब क्या होता है सर, यूरेनियम से एक न्यूट्रॉन टकराता है तो बच्चे, हमने ये मानते थे ना, जब एक एक्स न्यूक्लियाई मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता था, वाई में। हम वाई में। ऐसे करते हैं ना, हमने किए थे अल्फा डीके बीटा डीके में। यस सर। तो सर यूरेनियम 235 मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, एक न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करके। तो चेक कर लो, 235 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 236। 6। 92 में से 0 ऐड करूंगा तो कितना होगा, 92। तो ये 92। यस यूरेनियम 236 बन गया। अब ये यूरेनियम 236 क्या करेगा, ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, और ये किस में टूट जाएगा, बेरियम पर और क्रिप्टन। समझ में आ रहा है, बेरियम में और क्रिप्टन में। ये तुम्हें पता है क्यों टूटा इसके अंदर, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा होगी, ज्यादा या होगी। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, बेरियम और क्रिप्टन, क्रिप्टॉन यूरेनियम वाले से ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए टूट गया। और इस रिएक्शन को मैंने बोला फिजन। फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन। फिजन। तो जब ये टूटे, तो देखो अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर लगाओ तो कितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं साथ में, 3। 3 न्यूट्रॉन। 3। अब हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल, मतलब जरूरी नहीं है। हमने डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देखी, तो हमने देखा जब न्यूट्रॉन को मैं यूरेनियम 235 से टकरवाता हूँ तो ये बनता है। जरूरी नहीं है हर बार यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटे, हो सकता है ये किस में टूट जाए,
Sb और Nb क्या होता है ये? एंटीमनी और बिस्मथ। एंटीमनी और हाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बिस्मथ Bi होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर जब टूटा तो इसमें देखो कितने निकल गए, 4 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे ही दूसरे में हो सकता है कि इसमें जिनोन और उसमें टूट जाए, तो इसमें कितने निकलेंगे? 2 2 न्यूट्रॉन मेन जो यहाँ पर आइडिया है वो क्या है बच्चे, न्यूट्रॉन नंबर फिक्स नहीं है ना, किसी में 3 निकल रहे हैं, किसी में 4 निकल रहे हैं, किसी में 2 न्यूट्रॉन 2 निकल रहे हैं। पर क्या बात हुई सर, ये कभी भी हो सकता है, जो मोस्ट लाइकली होती है वो ये होती है बच्चे, 3 न्यूटन वाली हो कोई भी सकती है। देखो ये सारे अब किसके एग्जाम्पल होंगे? फिशन के फिशन के। तो फिशन के अगर एग्जाम्पल आए तुम तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तुमको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है पहले 2 वाले, अगर फिशन की बात हो न्यूक्लियर रिएक्टर पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 3 न्यूट्रॉन निकल सकते हैं, 4 न्यूट्रॉन निकल सकते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब जब होते हैं तो साथ में एनर्जी निकलती है या नहीं निकलती? Yes, sir. यस है ना? तो ये सब एनर्जी जब हो रही है तब साथ साथ क्या हो रही है, एनर्जी निकल रही है। तो यही एनर्जी, ध्यान रखना, हमारा जो मेन काम है ना, तुम फिजिक्स में कहीं भी चले जाओ, डैम्स यूज कर लो, स्टीम इंजन यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, तो हमारा मेन काम क्या होता है बताना मुझे? एनर्जी निकालना एनर्जी निकालना। एनर्जी से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करते हैं भाई? डैम है, डैम के अंदर पानी क्यों, क्या स्टोर करके, क्या कैसे जनरेट कर देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी? इसका मैं बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ। देखो तुम्हारे घर में कभी फंक्शन हुआ तो जनरेटर यूज करते हो ना? Yes, Yes, sir. sir. जनरेटर तो तुम बाहर से लाते हो, उससे तुम्हारी लाइट कैसे आ जाती है? So इसमें मैकेनिकल वर्क मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर चल रहा है, इलेक्ट्रिकल उससे एनर्जी। तुम्हारी घर की ट्यूबलाइट कैसे चल गई? सर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुआ, तुमने कनेक्ट किया ना अपने उस सिस्टम के साथ, तब जला ना सब कुछ, है ना? Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी को तुम कैसे करते हो? क्या तुम सारा दिन खड़े रहते हो जनरेटर पे ऐसे ऐसे करते करते? मान लो तो किसी के घर जागरण हो रहा है, एकदम से लाइट चली गई, वो जो भजन गाने वाला बंदा है रुक गया, अब तुम जनरेटर लेके आए, अच्छा तुमने वहां बैठना है जागरण पे, कह के नहीं जनरेटर लेके आ रहा हूँ, तुम चलाते रहो। मैकेनिकल एनर्जी तो वही होती है जो मैं यूज कर रहा हूँ, है ना? मैकेनिकल एनर्जी मेरी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं यूं चलाए जा रहा हूँ चलाया जा रहा हूँ, वो बोलता जाएगा। ऐसा होता है क्या सारा दिन पीछे खड़े रहते हो जनरेटर पे ऐसे ऐसे करते करते? No, sir. एक्सेल तो रोटेट करते हो एक बार, उसके बाद वो अपने आप रोटेट नहीं होता रहता, Yes, Yes, sir. है ना? याद करो, उसमें भी फ्यूजन मतलब मटेरियल यूज होता है, डीजल टाइप होता है ना, Yes, sir. yes, होता sir. है ना डीजल पेट्रोल टाइप, तो वही उसमें भी एक बर्निंग मटेरियल, हमें एक फ्यूल चाहिए। क्या चाहिए? Fuel. फ्यूल चाहिए, कुछ भी हो, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, किसी भी चीज में, है ना? तो उससे मेन काम क्या हुआ, उस फ्यूल ने क्या किया, उस टरबाइन को, वो जो रोटेट था एक्सल वाला, वो उसको कंटिन्यूअसली क्या करता रहा, रोटेट करता रहा, जिससे मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती रही, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मेन काम तो मेरा इसको रोटेट करवाना था ना, यहाँ पर वो काम किसने किया, फ्यूल ने किया। समझ में आ रहा है मेरे? अच्छा अब यही मेरा जो भी मेन काम होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो मेरे को ऐसा ही ऐसे क्या करने पड़ेंगे, टरबाइन को क्या करना पड़ेगा, इस रोटेट करवाना पड़ेगा। मेरे घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो सब आती है सब टरबाइन रोटेट होने के कारण आता है ना, सबको कनेक्ट कर रखा है बड़ी बड़ी मेन से, ट्रांसफॉर्मर से, है ना? तो मेन काम क्या है, टरबाइन को रोटेट कर। अब टरबाइन मतलब वही, उसी से एनर्जी आएगी, उसी से मैकेनिकल एनर्जी। हम इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन वो कैसे, वो टरबाइन रोटेट करेगा। विंड मिल देखा होगा सबने, वो Yes, पंखा होता है, वो भी टरबाइन ही होता है किस्म से, वो भी क्या करता है, रोटेट करता है, तभी एनर्जी मिलती है। स्टीम इंजन से स्टीम भी टरबाइन को रोटेट करती है। वाटर डैम के अंदर जब वाटर स्टोर होता है तो एकदम से क्या होता है, वाटर को बहुत ऊंचा ले जाकर हम स्टोर कर देते हैं, एकदम से सारा का सारा पानी नीचे गिरता है उस टरबाइन के ऊपर, तो वो रोटेट होने शुरू हो जाती है या नहीं हो जाती? ये डैम का प्रिंसिपल होता है, बहुत सारा पानी एक जगह पर हाइट पर स्टोर कर देते हैं और एकदम से सारा पानी डालते हैं, तो वो अपने आप क्या होने चल जाता है, रोटेट करता है। यहाँ पर किसने रोटेट किया डैम में? वाटर। इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यानी टरबाइन मेरा रोटेट हुआ है किसके कारण, हाइड्रो यानी वाटर वाटर के। के। समझ में आया? यस सर। तो मेन काम यहाँ पर भी टरबाइन रोटेट करने का है। तो सर ये जो एनर्जी निकली है इसको मैं किसी ना किसी फॉर्म में यूज करके क्या रोटेट करवाऊंगा अपना टर्बाइन। टरबाइन। टरबाइन। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर का यही मेन काम है सर। ये न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी आ रही है उससे हमारा टरबाइन रोटेट करवाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। या एनर्जी तो है ही वो। समझ में आ रहा है सबको? मेन काम न्यूक्लियर रिएक्टर का। यस और ये कैसे होती है मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो पीछे, देखो ये लिखा हुआ है ना, टरबाइन दिख रहा होगा सबको। यस सर। टरबाइन से फिर वो कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, जहां पर भी हम कनेक्ट करने भेजना चाहते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी, राइट। यस तो मेन काम है यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। ये सारे क्या है, फ्यूल एलिमेंट्स, ट्यूब की फॉर्म में दिख रहा है ये ऐसे, ये दिख रहा होगा व्हाइट वाली ट्यूब, यस Yes, सर। ये यूरेनियम वाले एलिमेंट्स है। इसके अंदर याद रखना, क्योंकि मैंने बोला यूरेनियम 235 मतलब बहुत कम मिलता है अवेलेबल वाले के, मतलब जो नॉर्मल यूरेनियम है उसके मुकाबले। तो यहाँ पर यूरेनियम 238 भी होता है, यूरेनियम 235 भी होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो किसके लिए होती है, यूरेनियम 235 के 235। लिए। मैंने अभी बोला है क्योंकि यूरेनियम 238 हमने ऑब्जर्व किया है कि अच्छी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कर पाता उस हिसाब से जो हमें चाहिए। तो कौन सा यूज करते हैं हम, यूरेनियम 235। 235। तो सर यहाँ पर अब यूरेनियम 235 है, समझ में आ रहा है? इसके अंदर वही इसके अंदर ये वाली रिएक्शन होगी जो मैंने बताया। दिख रहा है सबको, दिख रही है? यस सर। फिर ये फ्यूल है, इसके अंदर न्यूट्रॉन टकराएगा, ये फिजन होगा, तो ये बेरियम क्रिप्टॉन में भी टूट सकता है ना, और भी टूट सकते हैं। अब यहाँ पर टूटा तो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, इस चैम्बर में रिलीज हुई, यस सर। इस चैम्बर में एनर्जी रिलीज हुई। अभी क्यों रिलीज हुई, क्योंकि कौन सी रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियर फिजन। फिजन। सर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हुई है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, ध्यान से सुनना। ये एनर्जी को हम यहाँ से बाहर ले जाएंगे, दिख रहा है, हीट को। सर ये हीट की फॉर्म में जो एनर्जी आएगी, ध्यान से सुनना, हालांकि ये बहुत छोटा डायग्राम है, इसका बहुत अलग से बनाना चाहिए हमें। यहाँ से ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। सर यहाँ से जो एनर्जी निकली वो एक्चुअली कहाँ जाती है हमारे पास, स्टीम जनरेटर पर। कहाँ जाती है, जनरेटर में। स्टीम जनरेटर से क्या करती है सर, स्टीम जनरेटर में पहले भी पानी होता है, ठंडा ठंडा पानी होता है, ठीक है। अब ये एनर्जी यहाँ पे गई है, स्टीम जनरेटर्स पे भी क्या लगी होती है, ट्यूब्स लगी होती है, दिख रही है। मेन कंसेप्ट समझना, ज्यादा इसकी वर्किंग में आता नहीं है, पर तुम्हें जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये भी ध्यान से सुनना। सर ये पानी आया, सर ये जो स्टीम आई है ये क्या करता है स्टीम जनरेटर में, ये जिगजैग ऐसी पाइप्स होती है स्टीम जनरेटर, दिख रहा है, यस सर। ये ऐसी ऐसी पाइप्स के अंदर से वो स्टीम जो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती है वो इसके अंदर से पास होती है। तो जैसे जैसे इसके अंदर से पास होती रहती है वो वाला पानी क्या होता जाता है, थोड़ा थोड़ा उसका प्रेशर कम होता है, वो ठंडा होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। लेकिन वो हीट जो आई थी वो तो बहुत एनर्जी की, उसमें तो बहुत हीट थी, बहुत एनर्जी थी उसके अंदर। तो स्टीम जनरेटर के अंदर मैंने जैसे बोला तुम्हें पहले से भी क्या पड़ा होता है, ठंडा पानी। पानी पड़ा होता है, नॉर्मल रख लो चाहे ठंडा रख लो, है ना। उस हीट के कारण ये पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। इसी वेपर को मैं बाहर ले जाता हूँ, है ना, और इसी स्टीम्स के कारण, इसी स्टीम के कारण मैं क्या रोटेट करवाता हूँ, टर्बाइन। टरबाइन। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या होता है सर यहाँ पर कंडेंसर क्यों लगा, ये जो स्टीम मेरी थोड़ी बहुत है ये तो रोटेट करती रहती है, और जो थोड़ी बहुत स्टीम निकलती है वो वापिस से मैं ले लेता हूँ किसके अंदर, कंडेंसर के। कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या करता है, इस स्टीम को वापस किस में कन्वर्ट करने लग जाता है, वाटर में। वाटर में कन्वर्ट करता है, ठंडा कर देता है, कंडेंस कर देता है, ठीक है। कंडेंसेशन पढ़ा होगा सबने, यस सर। है ना। यस सर। तो सर उस वाटर को वापस से स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, तो स्टीम को वापस से वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ये वाटर वापस से कहाँ चला जाएगा, स्टीम स्टीम जनरेटर के अंदर चला जाएगा। क्या, क्योंकि ये पानी, यही तो वो पानी है जो वापस बाद में क्या हो जाता है, गर्म होके क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। फिर यहाँ से स्टीम निकलती रहती है, फिर वो टरबाइन को रोटेट करती रहती है, फिर ये टरबाइन से पानी फिर से ठंडा होके यहाँ पर आने लग जाता है,
फिर इसकी हीट से वो पानी गर्म हो जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, रोटेट कर देता है, फिर ये वापस आ जाता है, फिर ऐसे ये साइकिल चलती रहे। समझ में आया? Yes, sir. पानी ठंडा पहले हीट आई, स्टीम जनरेटर वाला पानी क्या हो रहा है, उससे गर्म होके वेपर में बदल रहा है, वो वेपर बाहर जा रहे हैं, फिर वो वेपर वापस से क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, वापस स्टीम जनरेटर में आ रहे हैं, फिर गर्म हो रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर कंडेंस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। सबको सबको Yes, बोलो sir. बोलो, जिसको समझ नहीं आया पूछ लो Yes, पूछ sir. लो। तो मेन काम क्या था सर, यहाँ से जो एनर्जी निकली उसमें फिर वो स्टीम जनरेटर में गई, फिर उस पे क्या हुआ, स्टीम जनरेट हुई, फिर यहाँ से गया वो स्टीम, है ना, उससे टरबाइन रोटेट हुआ, फिर वापस से वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई, That's okay. कंडेंस होके फिर वोट, इससे हमारा मिनिमम लॉस हो रहा है, वोटर का क्या हो रहा है, Minimum loss. क्योंकि वही चीज बार बार सर्कुलेट कर रही है ना, बहुत कम देना तो पड़ रहा है अब अलग से, लेकिन बहुत कम देना पड़ रहा है पहले के मुकाबले। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट? चलो अब ये बात करते हैं सर, ये कैडमियम रोड्स क्या है, ये देखो ऊपर की तरफ लगाई हुई है, दिख रही है? Yes, sir. इसको चाहो तो तुम नीचे भी कर देते हो, चाहो तो तुम ऊपर भी कर देते हो, तो ये कैसी होती है, मूवेबल, कैसी होती है? Movable. फिर इसका रोल क्या है सर, देखो अब मैंने देखा यहाँ पर, ध्यान से देखना, अब एक तो यूरेनियम होगा नहीं, बहुत सारे यूरेनियम होगा, जब एक ऊपर वाली रिएक्शन समझते हैं, मान लो एक न्यूट्रॉन आया यूरेनियम से टकराया, तो कितने बेरियम क्रिप्टन के बाद कितने न्यूट्रॉन निकल गए? 3 neutron. 3 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब यूरेनियम आगे और भी पड़े होंगे, तो वापस से ये उस न्यूक्लियस पे जाएंगे, ये न्यूट्रॉन आप वापस से अगर यूरेनियम से टकरा गया तो वापस से कितने न्यूट्रॉन निकालेगा? 3। Neutron. ये वापस से टकरा गया तो ये कितने निकालेगा वापस से? 3 neutron. 3। अगर ये भी टकरा गया तो वापस से 3। अब ये तीनों आपस में फिर वापस से टकरा गए तो ये और 3 निकालेंगे, राइट? Yes, sir. यस Yes, सर। चलता रहेगा चलता रहेगा, इसी रिएक्शन को मैं बोलता हूँ, चेन रिएक्शन। क्या बोलता हूँ? Chain चेन। In कंटिन्यूअसली चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना। अगर मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए होगी तो मैं ले लूंगा, बट एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, ये बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे और बहुत सारे फिशन होते रहेंगे, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जितनी मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, एनर्जी ज्यादा, हीट ज्यादा, तो मेरे रिएक्टर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये सब तो मैं चाहता नहीं कि मेरे ट्रैक्टर इतना ज्यादा हीट हो जाए, हीट अप हो जाएगी सारी डिवाइस। तो इन टेम्परेचर को कम करने के लिए, जैसे ही मेरे को लगेगा कि टेम्परेचर क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया रिएक्टर High. का, जो मेरे को चाहिए उससे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली ब्लैक रोड्स को क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इनका रोल क्या है सर, ये काम करते हैं एज एब्जॉर्बर। क्या काम करेंगे, ध्यान से सुनो, जैसे ही मैंने, इसको Absorber. बोलते हैं कंट्रोलिंग रोड्स, क्या बोलते हैं, Controlling rods. कंट्रोलिंग रोड्स। ये क्या करेंगे सर, ये जैसे ही आगे आ जाएंगे ना, सपोज करो ये यूरेनियम था, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले थे, एक न्यूट्रॉन टकराने के बाद, तो जैसे ही मैं कंट्रोलिंग रोड्स को इधर कर लूंगा ना, तो मेरी कंट्रोलिंग रोड्स इसको भी अब्जॉर्ब कर लेगी और इसको भी अब्जॉर्ब कर लेगी। अब कितना न्यूट्रॉन रह गए, एक एक रह गया। अब ये यूरेनियम पे टकराएगा तो वापस से कितने निकलेंगे, 3 3। फिर से 3 मेरी कंट्रोलिंग रोड इसको भी अब्जॉर्ब कर लेगी, इसको भी। अब कितना रह गया, 1 एक। तो अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन पहले वाले के मुकाबले टेम्परेचर इसका कम होगा या ज्यादा होगा, इसके कम। कारण कम होगा. कम कम होगा। कम तो होगा। ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना खुद से, किसकी हेल्प से, कंट्रोलिंग Controlling रोड्स rods. की हेल्प से, control. कंट्रोलिंग रोड्स की हेल्प से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अब इसको बोलता हूँ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलता हूँ, Controlled nuclear reaction. एक, हेलो,
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉल था। हाँ, तो हम कहाँ थे कि अब जो मैं रिएक्शन है वो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? Yes, sir. Yes. कर रहा हूँ। तो अब इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? Controlled कंट्रोल्ड nuclear न्यूक्लियर reaction. रिएक्शन। समझ में आ रहा है? एक तो चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन में क्या है, इसका मतलब बताओ, जिसमें न्यूट्रॉन अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। निकलते जा रहे हैं। एक न्यूट्रॉन आगे, फिर तीन निकाल रहा है, फिर एक न्यूट्रॉन आगे तीन निकाल रहा है, वो तीन भी आगे तीन 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 निकाल रहे हैं। तो ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से रिएक्टर का जो टेम्परेचर जहां पर मेरी रिएक्शन हो रही है उसके टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ Increase. जाएगा। High हो हाँ, तो जाएगा. अब इसको कम करना पड़ेगा, तो मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोलिंग रोड्स को नीचे ले आऊंगा। जब मेरे को लगेगा कि हाँ, अब मेरे को पता लग गया कि अब एक ही न्यूट्रॉन आ रहा है तो टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, मतलब जितना मेरे को एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मिल नहीं रही, तो मैं कंट्रोलिंग रोड्स को क्या कर दूंगा, हटा ऊपर दूंगा। उठा तो लेंगे. वापस से न्यूट्रॉन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये मेरे हाथ में, तो इसीलिए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन बोला था मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब सर यहाँ पर देखो, अब यहाँ तक तो हो गया सर, ये वर्किंग। अभी यहाँ पर ये क्या है, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जब मतलब न्यूट्रॉन्स हो रहे होते हैं। अब मान लो न्यूट्रॉन यूरेनियम टकराए, 3 न्यूट्रॉन निकल गए। तो अब ये 2 न्यूट्रॉन अगर बहुत फास्ट एनर्जी के हो, क्या हो, बहुत फास्ट चल रहे हो, बहुत फास्ट मूविंग हो, तो क्या होता है, कई बार यहाँ पर अगर यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है ना, तो उससे टकराए, ऐसा होता है ना कई बार। ये हमारे पास फील्ड मतलब कुछ चीज है और एक चीज बहुत फास्ट चल रही है, तो एकदम से निकल जाती है, टकरा नहीं पाती। ऐसा देखा है तुमने कभी? बहुत स्पीड में अगर कोई चीज चल रही हो ना, ध्यान से सुनना, अगर इसको ऐसे समझना चाहो, न्यूक्लियस के आसपास क्या है, यूरेनियम के न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर का क्या है, कुछ फील्ड है। क्या है? फील्ड है। न्यूक्लियर का फील्ड है, जहां तक न्यूक्लियर की रेंज है, न्यूक्लियर चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो न्यूट्रॉन जब उस फील्ड के अंदर आएगा तभी इसका क्या होगा, इस न्यूक्लियस से क्या होगा, टकराएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस होते हैं, और अधिकतर ऐसा ही होता है, जब ये न्यूट्रॉन अगर बहुत फास्ट मूविंग हो ना, तो इतना फास्ट मूविंग होता है कि इसके अंदर आता ही नहीं और सीधा निकल जाता है बिना टकराए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके फील्ड में आ नहीं पाता, कब, जब ये बहुत क्या हो, Fast. फास्ट मूविंग हो। तो इसके फील्ड में नहीं आएगा, तो इससे टकरा नहीं पाएगा। अगर टकरा नहीं पाएगा तो क्या फिशन होगी? No, No, sir. No, sir. तो इसीलिए याद रखना, जो हम न्यूट्रॉन यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, Slow. स्लो न्यूट्रॉन। कैसे होते हैं? स्लो न्यूट्रॉन होते हैं। अब Slow स्लो न्यूट्रॉन सर, हम जो एनर्जी निकालेंगे वो तो बहुत फास्ट है, तो एनर्जी तो बहुत स्लो, मतलब बहुत फास्ट निकल रही है, एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है, तो न्यूट्रॉन बहुत फास्ट आ रहे हैं। तो अब इसको स्लो हम करेंगे। उस स्लो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे? Moderator. मॉडरेटर। समझ में आ रहा है? मॉडरेटर एक टाइम से कभी कभी पानी भी बोल देते हैं, मॉडरेटर हैवी पानी को बोल देते हैं। देखो जैसे H2 होता है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ना, ड्यूटेरियम, तो वही Yes, sir. D2O लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है? हैवी वाटर बोल दिया इसको। क्या बोल दिया? हैवी वाटर। तो इनसे जब मेरा न्यूट्रॉन टकराता है ग्रेफाइट से, हैवी वाटर से, तो वो उसकी स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाती है, Slow हो स्लो। जाती तो है. न्यूट्रॉन निकले फुल स्पीड में, मॉडरेटर से टकराए, धीरे धीरे उनकी स्पीड क्या होगी, स्लो, और फिर वो अच्छे से क्या कौन सी रिएक्शन कर पाए, फिशन, जिससे मेरी एनर्जी निकल पाए। समझ में आया मॉडरेटर का यूज? Yes, yes, sir. sir. कंट्रोल मटेरियल को मैंने तुम्हें बता ही दिया, कैडमियम की जनरली होती है, ठीक है, जो क्या करेगी, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. The Yes, neutrons sir. available for fusion are controlled by moving the cadmium rods in and out of the core of the reactor. सर कूलेंट, अब कूलेंट क्या होता है भाई, अगर मान लो कूलेंट ना डालूं, मेरा टेम्परेचर फिर से क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। उसको अब मैंने बोला ना ठंडा पानी क्यों डालते हैं, ठंडा पानी इसीलिए डालते हैं, जब रिएक्शन टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर मेरा रिएक्टर का बढ़ जाए तो उसको टेम्परेचर को कम भी तो करना है। तो मैं जो पानी यूज कर रहा हूँ वो कैसे, ठंडा का यूज कर रहा हूँ। तो उन कूलेंट्स को यूज कर सकते हैं। देखो जैसे वाटर यूज करते हो, वाटर के साथ साथ कौन यूज कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। जनरली वाटर ही यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं गाड़ी का बोनेट जब खोल के देखते हैं, गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो उसके अंदर आप देखो एक बक्सा सा होता है जिसके अंदर कूलेंट डलता है, अगर किसी को पता हो तो, Yes, गाड़ी में। sir. Yes, तो sir. उस गाड़ी के अंदर कूलेंट इसीलिए तो डलता है ना, टेम्परेचर ज्यादा हैवी ना, हाई ना हो जाए, है ना। कई बार वो कूलेंट डालना भूल जाते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ था। मैं एक बार गया था अपने फैमिली के साथ
फैमिली फ्रेंड के साथ गया था, तो हमारे में क्या हो गया था, एकदम से गाड़ी उसके कूलेंट उसने रिप्लेस नहीं किया था, तो गाड़ी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया था ना, वो गाड़ी साइन दे देती है आजकल, तो रेड लाइट जलती है उसके अंदर, है ना, जब भी कुछ ऐसी दिक्कत होती है, तो उसमें बहुत उसका हाई टेम्परेचर हो गया था। वैसे पेट्रोल पंप पे निकलवाया, कूलेंट डाला, फिर जाके देखा, लेकिन वो डैमेज हो गया था अंदर से ही, उसका जो केस होता है ना जिसके अंदर डलता है वो डैमेज हो गया था, और उसकी बेल्ट भी रिमूव हो गई थी गाड़ी वाली, तो सब सिस्टम हट गया था। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम और क्या डालते हैं इसके अंदर, कूलेंट। कूलेंट। और इस कूलेंट का फायदा भी है, वाटर डाल रहे हो तो वही स्टीम में भी तो बन रहा है ना, समझ में आ रहा है। सर हमने देखा था वही तो स्टीम जनरेटर में क्या बन जाती थी, स्टीम बन जाती थी और वापस निकल आती थी, फिर वो कंडेंसेशन से में क्या हो जाता था, कंडेंसर उसको क्या कर देता था, वापस वाटर में चेंज। वाटर में में बदल चलते देता रहते था, थे। फिर वापस से यही चलता रहता था। प्रोटेक्टिव शील्ड सिर्फ इसलिए ही होती है कि मतलब जो बाहर के लोग उस पर वर्क कर रहे हैं उनको सेफ रहे, कहते हैं ना कि यहाँ पर पावर प्लांट है यहाँ मत जाओ, बोलते हैं ना, यस सर। है ना, तो वो भी बोलते हैं, लेकिन जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको जो है शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड, बहुत कंक्रीट वॉल देखो दिखाया भी हुआ है, इसके अंदर रखा जाता है इस रिएक्टर, बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज तुम्हें पता ही है, सबसे मेन काम इसका क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जनरेट और एटॉमिक बॉम्ब्स में भी यूज होने लग गए हैं ये चीजें। अब देखो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉर द यूज ऑफ मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये सारे इसके वेरियस वेरियस यूजेस हैं, लास्ट पढ़ो, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड न्यूक्लियर रिसर्च। ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी है वो क्या है, बहुत हाई ज्यादा है। निकलती है। क्योंकि अब क्यों न्यूट्रॉन बीम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक यूरेनियम जब टूट रहा है बेरियम न्यूट्रॉन में, तो साथ में और क्या निकल रहे हैं, न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, यस सर। तो Yes, बाय sir. एप्लीकेशन हम इन न्यूट्रॉन्स की बीम रख के हम किसी हाई लेवल पे, क्योंकि कैंसरस सेल तुमने बायो में पढ़ा होगा, उनको अब बहुत सारे इसके जो इलाज चल रहा है उसमें क्या होता है, बहुत सारे लेजर ऑपरेशंस भी होते हैं, कई कैंसर की बात ना करूँ तो लेजर ऑपरेशन, उसमें क्या करते हैं हम, हैवी स्पीड से पार्टिकल्स को क्या करते हैं, टकराते हैं। तो यहाँ पर किसको टकरवा रहे थे इन सेल्स के ऊपर, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन के बीम। और न्यूट्रॉन कहाँ से निकले तुम्हें पता है, न्यूक्लियर रिएक्शन पता है ना, अभी देखो यस सर। यहाँ से यस सर न्यूट्रॉन्स निकले हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा निकल रहे थे, मेरे को कंट्रोल करने पड़े थे, तो न्यूक्लियर न्यूट्रॉन की बीम तो मैं आराम से निकलवा सकता हूँ, लेकिन इतना इजी नहीं होता ये सब, ये तो बस एप्लीकेशन हमने पढ़ ली, हर एक एप्लीकेशन की अलग अलग फील्ड बन जाती है, समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. मेन काम समझ में आया कि क्या यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, इसके अंदर रिएक्शंस कैसे होती हैं, रोड्स क्यों यूज होती हैं, टरबाइन कैसे रोटेट हो रहा है, कंडेंस कैसी हो रही है चीजें, मॉडरेटर का क्या काम है, जो मेन काम है ना इन्हीं का होगा, मॉडरेटर का, कैडमियम रोड्स का सबसे मेन काम। ठीक है, मॉडरेटर क्या करेगा, न्यूट्रॉन की स्पीड को डिक्रीज। Slow. डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि सर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, समझना है? इसके अंदर और चीजें भी होती हैं, अभी हम इतना डीप में जाएंगे ही नहीं, इसके अंदर ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि न्यूट्रॉन कैप्चर, ये जो मैंने बताया है तुमने कि अब ये भी रीजंस होते हैं, सबके देखो अपने अपने रीजन है हर चीज के। ये जो व्हाइट ट्यूब है, हमने यूरेनियम ऐसे क्यों नहीं छोड़ दिया, इस व्हाइट ट्यूब की को ही क्यों बोलता हूँ फ्यूल एलिमेंट्स, इस ट्यूब की फॉर्म में क्यों है, ऐसे भी तो कर सकता था यूरेनियम ऐसे ही छोड़ देता लिक्विड मॉडरेटर के अंदर, Yes ऐसा sir. ट्यूब्स की फॉर्म में क्यों अरेंज किया, इसका भी रीजन है, ताकि एक प्रोसेस होता है एक हमारे पास, उसको मैं बोलता हूँ न्यूट्रॉन कैप्चर, क्या बोलता हूँ, Neutron capture. तो क्या होता है कई बार न्यूट्रॉन जो निकल जाता है ना, तो हमने बोला कि यहाँ पर यूरेनियम 235 भी है, साथ में साथ क्या है यूरेनियम 238, 238. जो कि इतना अच्छा फ्यूजन नहीं कर पाता फिशन, तो यूरेनियम 238 को अगर कहीं आसपास ये दिख जाता है ना न्यूट्रॉन, तो वो उसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, Capture क्योंकि करेगा. है तो ये भी एक न्यूक्लियस है ना, Yes sir. ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, तो कई बार क्या होता है अगर मैं इसको ऐसे खुले में मतलब इसी रिएक्टर में सीधा ही डाल देता है यूरेनियम का फूल, तो उसमें 238 भी होता, 235 भी होता, तो यूरेनियम 238 कई बार क्या कर देता है, न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, जिससे मेरी फिशन की रिएक्शन न्यूट्रॉन अब कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो किस पे स्ट्राइक करवाना चाहता हूँ, यूरेनियम 235 पे. 235 पर, लेकिन इसको ऑब्जॉर्व कौन कर गया, 238. 238, तो इसने न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रॉन कैप्चर। इसी चीज से बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रोड्स की फॉर्म में यहाँ पर यूरेनियम है, इधर दोनों यूरेनियम हो जाए,
और बीच में क्या डालता हूँ, मॉडरेटर डालता हूँ। क्योंकि जैसे ही क्यों हुआ, अगर मैं मॉडरेटर भी ऐसे ही डाल देता रोड्स की फॉर्म में, इधर यहाँ पे यूरेनियम ना डालता रोड्स के अंदर, तो क्या होता कि मॉडरेटर उसकी न्यूट्रॉन की स्पीड तो क्या कर देता, कम कर कम कम देता। कर देता। जैसे ही कम हुई, पास में अगर कोई यूरेनियम 238 वाला मिला तो उसने ऑब्जॉर्व कर। अब क्या होगा सर, यहाँ पर मॉडरेटर बीच में है इसकी, तो यूरेनियम की स्पीड तो कम हो जाएगी, मतलब न्यूट्रॉन की स्पीड तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन स्पीड कम होने के बाद ही ये कहाँ एंटर करेगा, दूसरी रोड, मिक्सअप नहीं हो जाएगा पहले से। समझ में आ रहा है? लेकिन हालांकि ये वाला जो प्रोसेस है हमने इतने डीप में जाना नहीं है, इसके जो मेन काम था उसका यही था। मैं न्यूट्रॉन कैप्चर वैसे एक एग्जांपल कई बार एक्स्ट्रा में पूछ लेते थे कभी कभी, तो न्यूट्रॉन कैप्चर समझ में आ रहा है कि यूरेनियम 235 की जगह कौन ले ले इसको, 238. यूरेनियम 238 238 ले ले। और जो अच्छा फिजन नहीं कर पा रहा था, हमको तो कौन सा चाहिए था, आइसोटोप चाहिए था यूरेनियम का। तो मेन जो काम था बच्चों वो था कि मैंने क्या डाला, जो मतलब रिएक्टर के अंदर मेरी रिएक्शन है, उस रिएक्शन से जो एनर्जी निकली उसने क्या घुमाया, टरबाइन को। Turbine. रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने यूज की वो कौन सी रोड है, Moderate. कैडमियम रोड, कैडमियम कैडमियम रोड। उसको क्या बोलता हूँ, कंट्रोलिंग रोड। कंट्रोलिंग और रोड। न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए जो मैंने चीजें यूज की उसको क्या बोलता हूँ मैं, मॉडरेटर, मॉडरेटर Moderator. उसके मॉडरेटर। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, वाटर भी आता है, और है ना नाइट्रोजन। Nitrogen. नाइट्रोजन ओ सॉरी, वो नाइट्रोजन तो कूलेंट, कूलेंट उसमें है ना, कूलेंट में। कूलेंट क्या होते Yes, हैं, sir. जो टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज डिक्रीज करेंगे। कोई दिक्कत, करेंगे। नो No, सर No, sir. sir. तो नो यहाँ तक सर। हो जाएगा सब, Yes, sir. ठीक है। तो ये था हमारा उस पे। अब आ जाते हैं एक बार उस पे। अच्छा, जिस बच्चे ने मेरे को बच्चे का नाम याद नहीं एक्चुअली, किसी ने मुझे वो भेजा था, क्वेश्चन भेजे थे कुछ, यस सर है वो बच्चा यहाँ, अंशुल तुमने भेजे थे क्या? यस सर ओके ओके, हमें भी देखते हैं उनको क्या था वो। टाइम क्या हो गया, 6:39। ओके ठीक है। तो पहले हम एक बार वो कर लेते हैं, लो रेडियो एक्टिव डिके। Yes, sir. मैं हिंट दे दूंगा अंशुल Yes, तुम्हें sir. क्वेश्चंस के, ठीक है? यस सर हाँ तो ट्राई करना और फिर मुझे बताना। चलो, लो ओके रेडियो सर एक्टिव डिके क्या था, देखो जैसे हमने बोला था कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस था, अगर वो रेडिएशन छोड़ रहा है, वो तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं सब कुछ, उसका जो Yes, sir. पार्ट है न्यूक्लियस खुद खत्म हो रहा है, और साथ साथ क्या छोड़ रहा है, रेडिएशन छोड़ रहा है, Radiation. क्योंकि वो अनस्टेबल है। Radiation. तो सर वही वो बात कर रहा है कि अगर जो मेरा न्यूक्लियस जो है वो रेडिएशन छोड़ रहा है, मतलब वो डिके हो रहा है, तो वो किस पे, टाइम के साथ मेरा जो न्यूक्लियस बच रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, जो टाइम के साथ मेरा न्यूक्लियस प्रोसेस हो रहा है, जो डिके हो रहा है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? बताओ बताओ बताओ, Time पे. एक सेकंड, दिख रहा है सबको? हाँ तो Yes, बताओ, sir. टाइम के साथ जो मेरा न्यूक्लियर मतलब मेरे पास जितने भी जो रेडियो एक्टिविटी है, मतलब टाइम के साथ मेरे कितने न्यूक्लियस बच रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मेरे जितने न्यूक्लियाई पड़े हैं उस हिसाब से, है ना भाई? मेरे Yes, पास sir. 4 पड़े Yes. हैं, तो मेरा न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव, अगर 4 में मेरे पास मान लो 4 न्यूक्लियस पड़े हैं और एक बार पड़े हैं 10, तो बताओ किस में ज्यादा संभावना है कि ज्यादा देर तक न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब डिके हो सकेगा, ज्यादा So डिके that होगा और ज्यादा 10 देर तक वाले। होगा? 10 वाला. 10 वाले में वाले। तो ये नंबर पे ही डिपेंड कर रहा है ना, कितने Yes, एक्टिव sir. न्यूक्लियाई पड़े Yes, हैं sir. उतना ज्यादा डिके होगा, जितना ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई पड़े हैं उतने ज्यादा डिके होगा। तो यही dN/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके, मतलब रेट ऑफ चेंज, कितना कम हो रहे हैं या कितना ज्यादा हो रहे हैं। मैं माइनस भी बोल रहा हूँ प्लस भी बोल रहा हूँ, तो वो किस पे ध्यान करता है, जितने एक्टिव न्यूक्लियाई मेरे पड़े हैं। तो सर dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, n के। तो सर प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो ये क्या लगता है, कांस्टेंट तो यहाँ पर वो constant. कांस्टेंट होता है लैम्डा, जिसको मैं बोलता हूँ डीके Decay कांस्टेंट। constant. क्या बोल रहा हूँ, Decay Decay constant. डीके constant. कांस्टेंट। अच्छा, dN/dt। अच्छा, टाइम के साथ मेरी वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है? कम 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 हो हो रही है, रही। तो यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, कम हो रही है। माइनस n समझ में आ रहा है?
अच्छा सर dn by dt del, इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। जब भी ऐसी कुछ सॉल्यूशन बन जाए तुम्हें नीट वालों, तुम क्या करो, जो सेम है ना उनको सेम साथ रखो, dn by n लिख दो, बाकी जो रह गया उसको साइड में, माइनस लैम्डा। अब इसको तुम्हें पता ही लग रहा होगा, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है, तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर अब इंटीग्रेट कर दो सर, dn by n, इसका इंटीग्रेशन पता है, यानी dx by x हो, तो इसको बोलते हैं, इसका आ जाता है log x। क्या आ जाता है, log x। तो इसका क्या आ जाएगा, log log n n। कोई दिक्कत किसी को, log n क्यों बोला मैंने, no अभी इसकी लिमिट डालूंगा फिर बताता हूँ। माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है। t सर ये कहां से कहां तक, 0 से टोटल टाइम मान लो, ठीक है। ये कहां से कहां तक सर, n नोट से कुछ भी n मान लो, N। क्या yes sir मतलब इनिशियली Yes, जो sir। वैल्यू थी वो कितनी थी, n नोट, और अब कितनी है, and n कोई दिक्कत, no कोई दिक्कत, no sir चलो। No, sir. यहाँ पर log आ गया, यहाँ पर माइनस लैम्डा टी आ गया। याद रखना जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, सर अब क्या करेंगे सर, log आया तो log को हटाने की कोशिश करेंगे सर। पहले तो इसको लिमिट्स पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, log n log minus n माइनस log n log node n नोट, और ये बन जाएगा t। Yes, t में से sir। 0 माइनस करूंगा तो t ही रह जाएगा, ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी बन गई सर, log a माइनस log b, इसको बोलते हैं log। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन के बाद सोच रहा था, पर कोई बात नहीं। log a माइनस b का क्या बन जाते हैं, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b। तो सर यहाँ पर a की जगह क्या है, n, और b की जगह क्या है, n n naught n नोट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, log n n, upon n n कोई not दिक्कत, माइनस लैम्डा t t ठीक है। तो सर अब इसको ऐसे लिख दे क्या, log n, अब ध्यान से सुनना। अच्छा अब इसको ऐसे करना पड़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, एक्सपोनेंशियल से, ध्यान से रखना, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ मैं। एक्सपोनेंशियल से log मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल से log मेरा क्या होता है, कैंसिल। cancel तो अब एक्सपोनेंशियल लूंगा, ये वाला log तो कट जाएगा, तो n बाय n नोट रह जाएगा सिर्फ। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लूंगा तो e ऊपर क्या आ जाएगा, minus lambda t माइनस लैम्डा। Minus तो सर lambda। यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n node e minus lambda t ये तुम्हारा जो इक्वेशन थी, लो ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बोलते हैं, लो ऑफ रेडियो एक्टिव। देखो क्या था, इनिशियली ये इस पे डिपेंड कर रहा था एन पे, मैंने कांस्टेंट रख के माइनस क्यों लिखा, क्योंकि टाइम के साथ इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, decrease dn बाई dt टाइम के साथ कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव लगाया सिर्फ। अब तेरे को पता है डिफरेंशिएशन बनने, पहले तो मैं इनको इकट्ठा लिखूंगा, dn बाई n लिख दिया, लैम्डा dt हो गया। अब मेरे को पता है डिफरेंशिएशन की फॉर्म है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपोजिट है तभी कट सकता है। तो सर dn बाई n का लगाया तो log में आ गया, लैम्डा dt का तो t ही हो गया, लिमिट्स पुट करी तो बन गया log n बाय n not n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब log हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, log से एक्सपोनेंशियल कट गया तो n बाय n नॉट e n की naught पावर माइनस minus lambda लैम्डा। t तो यहाँ से देखो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, जिसमें n क्या है, जो अब मेरे पास एक्टिव न्यूक्लियाई है, और n नोट जो initial था जो Ni- इनिशियली थे। यहाँ से देख लिया करो, देखो एंड टाइम की लिमिट थी 0 से t, यानी 0 टाइम पर जब मेरे न्यूक्लियाई पड़े थे वो कितने थे, n not n नोट, n और naught t टाइम के बाद जो न्यूक्लियाई पड़े हैं वो कितने हैं, n n जो t टाइम के बाद पड़े हैं वो, यानी अब जो पड़े हैं t टाइम के बाद, वो है n। n नोट जो शुरू में थे, और लैम्डा तुम्हें पता ही है डीके constant या constant डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और t जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, टोटल टाइम, हाफ लाइफ नहीं। अब यहाँ से हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हो भाई, n इज इक्वल टू एन नो टी की पावर माइनस लैम्डा टी। तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी। हाफ लाइफ में n की वैल्यू क्या आ जाती है, n नोट बाय n node by 2 2, पुट कर दो भाई n की जगह n नोट बाय 2
अब यहाँ पे टी की lambda जगह क्या लिख t दूं, टी half. हाफ। तो सर एन नोट से एन नोट कट गया क्या, Yes, sir. Yes. ये 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी Lambda t. Sir. हाँ। Log. अभी वही बात है सर, 1/2 अब एक्सपोनेंशियल है तो अब दोनों साइड क्या ले लूं, Log. Log. ले Log. लूं। पहले इसको रिवर्स कर, ये ऊपर करूंगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, इसको करूंगा तो ये प्लस की हो जाएगी पावर। Yes, sir. कोई तो दिक्कत नहीं है इसमें भाई, ये जब No. ध्यान से Okay. सुनना, जब इसको रिवर्स करूंगा तो ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, Yes. Yes. और ये ऊपर Yes. जाके क्या हो जाता है, Plus. प्लस Yes. प्लस हो जाएगा। पहले एक्स लोग था तो एक्सपोनेंशियल लिया, अब एक्सपोनेंशियल है तो क्या ले लिया, Log. Log. लोग। ये कट Log. जाएगा तो सर ये लोग 2 आ जाएगा क्या, Yes. Yes. Yes, sir. लैम्डा टी हाफ कर दूं क्या। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर सुनना, जो मैंने लोग लिया वो कौन सा लिया, नेचुरल लोग लिया, कौन सा, Natural. Natural. ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू टी हाफ। ln2 क्या होता है सर, 0.693. 693. तो कुछ भी डराइव करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ है ये, है ना, बस नॉर्मल है सर। ये इक्वेशन थी, मेरे को पता है जब हाफ लाइफ निकालनी हो तो एन की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट बाय 2, बाकी सब तो तुम्हें पता ही है, लोग एक्सपोनेंशियल वाली बात करिए, आ जाएगा ये। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट। Yes, sir. No, sir. No, sir. अच्छा अब एक No, sir. क्वेश्चन बच्चे ने बोला हुआ था ना, वो देखता हूँ, एक सेकंड। देखो मैंने जिससे बोला था ना, क्वेश्चन वैसे ही हैं जो मेरे को सामने दिख रहा है ना, मैं एक बार वो बता देता हूँ। इन्होंने ये बोला हुआ है कि एक न्यूक्लियस है बच्चे, Z इज इक्वल टू 92, ठीक है, ये Z इज इक्वल टू 92 एक न्यूक्लियस है जो क्या कर रहा है, डीके कर रहा है। क्या कर रहा है, सबसे पहली बात तो डीके कर रहा है। अब डीके कर सकता है तो तुम्हें पता है, या तो कौन कौन से डीके पढ़े हैं हमने, अल्फा डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा बीटा डीके। तो वही डीके, कह रहा है गामा ऐसे डीके। डीके कर रहा है कि Z में से क्या निकल रहा है, इस 9 इसको X मान लूं अगर मैं 92 वाले को, तो इसमें से क्या निकल रहा है सर, पहले तो अल्फा निकल रहा है, राइट, उसके बाद क्या निकल रहा है, बीटा नेगेटिव, फिर बीटा। क्या निकल रहा है, Gamma. बीटा नेगेटिव ही है क्या, दोबारा देखना, है ना। चलो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ बस, कोई बात नहीं, जितने भी हो हमें क्या करना, अल्फा अल्फा अल्फा, फिर बीटा नेगेटिव निकल रहा है, फिर बीटा नेगेटिव निकल रहा है, फिर क्या निकल रहा है, अल्फा, फिर बीटा पॉजिटिव निकल रहा है, फिर अल्फा, बीच में एक बीटा पॉजिटिव और निकला, बीटा पॉजिटिव 2 निकले, ठीक है, बीच में बीटा पॉजिटिव 2 निकले, दिख रहा है सबको। Yes, sir. Yes. तो सर अब इससे घबराना नहीं है, इससे घबराना नहीं है सर, नहीं। ऐसे निकल रहा है, उसने पूछा गया है तो बताओ, जो एक्स से अब कुछ बनेगा तो सही, हमने पता है ना डीके में एक्स न्यूक्लियर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाई Y में। में। अगर ये 92 है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी, Yes, sir. Yes, sir. जाहिर सी बात है Yes, होगी। sir. तो उसने पूछा बताओ इसमें y का z क्या हुआ, राइट, ऐसा ही कुछ पूछा है ना अंशुल। हाँ तो z देखो कैसे पता लगेगा सर, आपको पता है सर, जब अल्फा डीके होता है, ध्यान से सुनना, अल्फा डीके होता है तो z की वैल्यू कितनी कम होती है, 2 minus 2 2. है ना, तुम्हें पता है अल्फा डीके में एक अल्फा पार्टिकल निकलता है हीलियम 2, तो z की वैल्यू जो Yes, होती है sir. वो z-2 हो जाती है ना। तो अल्फा डीके जहां भी होगा 2 कम हो जाएगा, कौन, Z. z। Z. सर बीटा पॉजिटिव डीके होता है, एक बीटा नेगेटिव डीके होता है, बीटा नेगेटिव में क्या होता है, z की वैल्यू, बीटा नेगेटिव सर एक न्यूट्रॉन तो सर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है सर। अच्छा तो z की वैल्यू 1 बढ़ जाती है क्या, याद Yes, आया, sir. एक Yes, sir. न्यूट्रॉन जो था मेरा किस में बदल जाता था, H में, राइट, Yes, sir. Yes, sir. z की वैल्यू 1 बढ़ती थी क्या, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया तो z की वैल्यू 1 बढ़ गई। बढ़ जाए। बीटा पॉजिटिव में क्या होता था, z की वैल्यू 1, Decrease. क्यों कम सर, आती थी। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदल जाता था, यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो किस में बदल रहा है, Proton में. कोई Proton दिक्कत, में। No, sir. No, सर sir. बस अब No, यही sir. देखना है, आई थिंक यही था क्वेश्चन में, है ना। चलो चेक करते हैं। तो सर पहले देखो अल्फा पार्टिकल निकल कितने रहे हैं, 1 2 3 4 5 6
आई थिंक 8 निकल रहे थे राइट अपने वाले में, 5 6 सर 8 7 निकल रहे हैं। 8, ठीक है 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। सपोज ये सीक्वेंस नहीं बोल रहा, मैं टोटल पार्टिकल्स बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन में क्या था। तो 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तुम्हें पता है 8 एक अल्फा पार्टिकल कितना जेड कम कर देता है? 2 2। तो 8 अल्फा पार्टिकल कितने करेंगे? 16 16 16 कम कर देंगे सर, सिंपल सी बात। ठीक है सर, एक बीटा नेगेटिव अगर एक जेड बढ़ा रहा है तो कितने निकल रहे हैं? 1 2 3 4। 4 बीटा नेगेटिव कितने कर देंगे? 4 4 तो 4 बढ़ जाएगा। ये एरो समझ रहे हो ना मैंने कैसे लगाया? बढ़ गया, yes sir द ये घट गया। कम हो गया। तो सर अब क्या बोल रहे हो? एक बीटा पॉजिटिव जेड की वैल्यू सिर्फ एक कम करता था, तो यहाँ पर 2 बीटा पॉजिटिव है तो कितनी कम कर देगा? तो 2 2 कम कर देगा सर, 2 कम कर देगा। तो ओवरऑल देखना एक बारी, 4 इस पहले तो बीटा वाले का खत्म करो। बीटा नेगेटिव की वजह से 4 जेड की वैल्यू बढ़ी है ना, बीटा पॉजिटिव की वजह से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो रहा कितनी? 2। 2 तो 4 बढ़ी यानी +4 और घटी कितनी? 2 2 -2 तो कितनी ओवरऑल बढ़ी है या घटी है ओवरऑल? सब बढ़िया 2 कितनी? 2, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है मेरा? 2 पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए क्या हुआ? बढ़ा है। बड़ा है यस सर बोलो 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 बोलो, यस सर yes sir किसी को कोई दिक्कत है अभी तक मुझे ये बताए? नो नो सर सर चलो अब सर ओवरऑल 2 बढ़ी है या 4 बढ़ी है, पहले तो मुझे ये बताओ। ओवरऑल 2 बढ़िया 2 2 बढ़ी है ना। जिसको यहां तक समझ नहीं आता वो ऐसा भी कर सकता है बच्चे कि जेड मेरा था कितना? 92 सर 92 में से पहले बताओ अल्फा ने कितना कम किया? 16 तो 16 माइनस कर दो, करो कितना आ रहा है? इसका फोन आ रहा है बच्चे सही तो सर, बोलो 92 में से 16 माइनस करो कितना आता है? 76 तो 76 रह गया। सर 76 में से 4 बढ़ गया ना अब, यस सर यस तो सर 4 बढ़ा दो कितना हो गया? 80 80 80। अब बताओ मुझे कितना कम करूं? 2 2 2। तो कितना आ गया? 78 78 बस आंसर आ गया तुम्हारे। अब जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 78 78 70 बस जेड की वैल्यू कितनी होगी? अब मैं बोल दूं 10 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी कम हो रही है? 40 10 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो कितनी कम होगी जेड? एक अल्फा पार्टिकल कितनी कम 20 करता है जेड? 220 होगी 2। तो 10 अल्फा 20 पार्टिकल कितने 20 कम करेंगे? 20 20 बस। तो अब ये कर दोगे ना, आसान चीज है ये तो। यस सर yes यस sir हाँ तो और एक और क्वेश्चन था, मैं उसका हिंट दे देता हूँ है ना। इसका हिंट हिंट आई थिंक जो दिख रहा है मुझे मैं सामने से, ये थोरियम वाला था ना शायद। हम्म वो था XN अल्फा लिथियम ठीक है तो ठीक है। X क्या उसमें होगा? एक इसने ऐसे बोला, देखो इसने ऐसे बोला है कि थोरियम 228 और 90 है शायद। ये सर सर बिस्मिथ में कन्वर्ट हो गया 21283। नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल बताओ। अब कैसे पता लगेगा सर? अगर सपोज करो 90 से कितना हो गया? 83 83। हिंट देके जा रहा हूँ सिर्फ। 90 थे, कितना कम हो गया यानी जेड की वैल्यू? 7 7 कम। तो अब ऑर्डर लगा लो, अल्फा पार्टिकल तो कितने कम करता है? 2 2 और अगर बीटा की बात हो, बीटा बीटा नेगेटिव पूछे हैं या बीटा पॉजिटिव ये देख लेना। अगर बीटा नेगेटिव की बात हो तो कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा ज्यादा होंगे। होंगे एक ज्यादा होगा और बीटा पॉजिटिव हो तो एक कम कम होगा। तो सर इसमें भी 2 कम हो रही है ना। तो सर अब देख लो 90 से अगर 2 कम करो तो बात करो तो कितने अप्रोक्सीमेट लग सकता है? 3 अल्फा निकले तो कितने कम हो जाएंगे? 6 6 6। तो 90 - 6 करो कितना हो गया?
84 84. 84. 84 समझ में आ रहा है? तो सर अब Yes, sir. मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वो अब ऑप्शन पे देखना तुम, 3 अल्फा पार्टिकल्स हो गए तो कितने रह गए? 84। अब 84 में अगर मेरे को बीटा नेगेटिव पूछा है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कौन सा निकला हो, Beta Beta positive. बीटा positive. पॉजिटिव निकला हो, तो 3 अल्फा पार्टिकल्स हो जाएंगे, एक बीटा पॉजिटिव हो जाएंगे। या Positive. ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से लिखना, अल्फा पार्टिकल कितने निकले मान लो 4, 4. 4 निकले तो क्या होगा बताओ? 90 में से 4 अल्फा पार्टिकल निकले तो कितना कम होगा? 8. 8 8। तो सर 8 कम होगा तो करना कितना हो जाएगा? 82. 82 82. है ना? मैंने अगर पहले 2 बोले थे तो अब 3 बोल के चलो, वो तुम्हारे ऊपर है, जो ऑप्शन दे रखा होगा उसके हिसाब से। 82, अब 83 है तो हो सकता है कि एक क्या निकला हो, Beta negative. Beta ताकि negative. एक क्या हो जाए, बढ़ जाए, और 82 में से बढ़ एक ऐड जाए। करोगे तो क्या हो जाएगा? 80। 83. 3 तो यही तो बना हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि सर अगर 3 अल्फा पार्टिकल निकले हो तो कितना कम हुआ होगा 90 में से? 6 6. 6। कितना रह गया? 80। 84. 84 4 84। अब साथ में मान लो कि 3 तो अल्फा पार्टिकल निकल गए, अब Beta 84 का positive. 83 करना है, तो इन दोनों में से कौन सा निकलना पड़ेगा? Beta positive. बीटा बीटा Beta बीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव निकलना पड़ेगा, एक बीटा पार्टिकल ऐसे भी हो सकता है। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, हम sir. इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ, अभी मैंने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया अंशुल, समझ में आ रहा है? ये से 82 है लेकिन हाँ, जैसा भी है 2 82 कैसे? इसने तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा है ना, वो 82 थोड़ी होंगे। सर 4 अल्फा निकाले हैं। हाँ तो ये देखो वो कंडीशन आ गई। अच्छा और क्या बोल रखा है? 4 अल्फा और बीटा 1 बीटा 1 बीटा, देख लो तो वो यही बन रहा है ना हमारे वाला कंडीशन। अगर 4 अल्फा है तो 8 पार्टिकल निकलेंगे, तो 8 माइनस करो Yes, कितना sir. हो गया? 82। अब 82. 82 में अब एक 82. बढ़ाना है तो ये वाला निकलेगा, Beta negative. बीटा नेगेटिव। तो कितना हो गया? 83। यहाँ से तुम 83 क्या हो सीख गया। लेते हो 83. सर? ये कितना निकला है? 8, 4 तो अल्फा पार्टिकल निकले हैं और एक बीटा Negative. नेगेटिव। नेगेटिव तो पार्ट जब भी बीटा पार्टिकल नॉर्मल बोलते तो वो किसकी बात कर रहा है? बीटा पॉजिटिव। ना Negative. Beta ना negative. बीटा नेगेटिव, क्योंकि Negative. हम जनरली जिसके ऊपर बात करते हैं वो Yes. कौन होता है? Negative. Beta Beta इलेक्ट्रॉन। negative. बीटा नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के बारे में हमको ज्यादा तक नहीं पता होता है ना, तो हम जनरली बीटा नेगेटिव पार्टिकल को कौन सा पार्टिकल ही बोलते हैं? बीटा पार्टिकल को जनरली बीटा नेगेटिव वाला ही बोलते हैं, समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ ना जनरली बीटा पार्टिकल, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बीटा Beta बीटा negative. नेगेटिव वाली, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन वाली Electron. रिएक्शन की। समझ में आ रहा है? अगर जहां पर बीटा पॉजिटिव होगा वो वैसे वेरी कर देगा, मैं इसलिए बोला ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, Yes, sir. डन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो और भी sir. हो तो मुझे बताना। एक ठीक है है, x ब्रैकेट में n कोमा अल्फा है और एक आगे सेकंड में लिथियम देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तुमने ये बोला हुआ है, शायद ये वाला कह रहे हो, एक्स एन अल्फा लिथियम, ऐसा है क्या? यस सर ये किस में कन्वर्ट हो गया? कन्वर्ट नहीं हुआ, बस इन्होंने बताया कि x की वैल्यू कभी हाँ, तो सर इसका मतलब समझ रहे हो? पहले तो इसका मतलब समझना, इसके अंदर क्या निकले हैं? Alpha particle. अल्फा पार्टिकल निकले हैं। तो particle. पहले तुम्हें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? Gas. ये रिएक्शन Yes. तुमको गैस करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसे ही करा हुआ है। तो बेरिलियम और लिथियम निकलेगा, तो तुम पहले इसको रिएक्शन को गैस करना, मतलब लिथियम बन रहा है और कौन सा पार्टिकल निकला होगा? Alpha. Alpha अल्फा। मैं particle. इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ भाई। लिथियम का अगर मान लो ये वाला है, सपोज करो 3 और 7. 7 है सर, लिथियम 3 और 7 है सर, साथ में अल्फा अगर निकला होगा सर। पहली तो बात करते हैं कि ये पॉसिबल भी होगा या नहीं। लिथियम है, साथ में अल्फा निकल जाए अगर सपोज करो, तो कौन सा निकलेगा? बस चारों हीलियम वाला। अल्फा पार्टिकल का sir. बोलो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नीचे क्या लिखूं? यहाँ पर Z की जगह क्या आएगा उसका? 2 2। और ऊपर 4 4. 4 अभी मैं पूरी रिएक्शन नहीं बता रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है। तो सर अब ऐसा अगर कुछ निकले तो यहाँ पर 3 + 2 मास नंबर और Z नंबर कन्वर्ट करो, बताओ यहाँ पर जो भी रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट है हमारा Y, तो इसका Z और A बताना क्या होना चाहिए?
सर अगर ये रिएक्शन में ये दो चीजें Five. निकली हैं तो बताओ Z यहाँ पर Y का क्या होना चाहिए? 5 5 5, वेरी गुड। और A? 11. 11. अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन में समझ में आ रहा है? अब तुम देखो X क्या है यहाँ पर, इसका मतलब समझ रहे हो कि लिथियम निकला है कौन से पार्टिकल के साथ? अल्फा के साथ। अल्फा के साथ। तो तुम्हें ये रिएक्शंस पहले चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले रिएक्शन को गैस करो। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या चेक Yes, करोगे? sir. रिएक्शन को चेक करो। Reaction. ठीक है, तो अब देखो, अब अगर इसमें ऑप्शन हो सकता है तो 5, 11 वाला तो है ही नहीं। तुम्हें दिख रहा है क्या कहीं? दिख रहा है? देखो ऑप्शन में। अच्छा, 5 अंशुल के 10 पास ही है 12 सिर्फ क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देखो बोरोन 5, 10 दिख रहा है शायद, मेरे को ऑप्शन पे दिख रहा है। यस सर। बोरोन 9, 5 दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? बेरिलियम 4, बेरिलियम 11 411 और हीलियम हीलियम 24 2, 4। तो अब तुम लोग पहले देखना है, हीलियम 2, 4 तो अल्फा पार्टिकल ही हो गया हमारे पास। Yes, ठीक है, sir. तो सबसे पहले तुमको क्या चेक करना है कि रिएक्शन कौन सी होगी। जैसे ही तुमने पता कर दिया कि रिएक्शन कैसे हुई, वो कैसे है, तुम्हें हिंट तो दिख ही रहा है, अल्फा पार्टिकल। तो कौन सा मेरा फिजन हो रहा है, कौन सा ऐसा न्यूक्लियाई है जो मेरा फिजन होकर टूट रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा Yes, हूँ? sir. हाँ, इसके हम क्वेश्चन कर लेंगे, Yes, कोई sir. बात नहीं अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। पहले मुझे वो बताओ, जो बाकी दो वाले क्वेश्चन है उनमें किसी को कोई डाउट है तो? No, sir. No, sir. ओके, तो साक्षी मैम का मैसेज आया बच्चों कि आपकी बायोलॉजी की क्लास आज कैंसिल है। ठीक है, आज की मेरी वाली जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। मैम आई थिंक बाहर कहीं गए थे, राइट? तो अभी अभी मैसेज आया मेरे पास, तो मैं वही देख रहा था। एक सेकंड में फिर भी कंफर्म कर देता हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ, मैसेज आया हुआ बच्चों। ठीक है, आज तुम्हारी ये वाली क्लास लास्ट है बच्चे। और हमने जो स्टार्ट करना है, मैंने तुम्हें कुछ बोला था कि कहाँ, हाँ, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना था हमें, राइट? Yes, sir. तो पहले तो हैंड रेस करो जिसको डिफरेंशिएशन में एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं बच्चों की प्रॉब्लम हो ना और मैं कर लूं सीधा। ओके, तो 30, अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम यही करेंगे सबसे पहले, है ना? तो कल से हम स्टार्ट करते हैं। अभी तुम्हारी केमिस्ट्री की लग रही है क्या क्लास एक्स्ट्रा? अब मैंने थोड़ा सा डिस्कशन भी करना था। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया है, इस लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़कर, लास्ट में हम देख लेंगे थोड़ा, उसको छोड़ के किसी को किसी चीज में डाउट है तो पहले वो पूछो, फिर डिस्कशन करते हैं। No, sir. पक्का? Yes, sir. कोई भी Yes, ऐसा sir. व्यक्ति No, बोलो, sir. चले आगे। हाँ, तो बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. तो No, sir. डिफरेंशिएशन में ना मैं देखो पूरा तो गारंटी नहीं लेता, बट हम कोशिश करेंगे कि सारा कवर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक, ठीक है, जो नॉर्मल वाले होते हैं कि पावर आगे आ जाती है ना। तो तुम्हारा जो मेन काम है ना, देखो हम बीच में स्टार्ट तो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तुम्हारा जो मेन काम है तुम रिवाइज करके जरूर आओ। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी केमिस्ट्री की किसी की क्लास नहीं लग रही? No, No, sir. sir. एक्स्ट्रा क्लास लग रही है केमिस्ट्री की? किसी भी दिन नहीं लग रही ना? No, sir. ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसकी, डिफरेंशिएशन की, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके क्वेश्चंस मैं ऐसे ही करूंगा जैसे वेलोसिटी टाइम वाले क्वेश्चन ले आऊंगा, ताकि तुम्हारा साथ साथ काइनेमेटिक्स का प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे आगे जो कंसेप्ट तुम्हारा वीक होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे वापिस, जिसको समझ नहीं आया। किसी ने कुछ पूछना है? कृतिका, अंशुल, जतिन, तनीषा, जो जो मुझे दिख रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ, अनीश, गुरप्रीत, अस्मिता, तन्वी, सानिया, हर्षिका, देवेश, मेघा, शैलजा,
बोलो बोलो सोनाक्षी, किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. चलो ठीक है। नो सर। तो अब इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन पे क्या सम ऑप्टिक्स का, हाँ हाँ, इस ब्रांच में मतलब ड्यूएल के बाद ऑप्टिक्स ही कराएंगे। इसके बाद जो चैप्टर होगा ना ड्यूएल नेचर, आज तुम्हारा न्यूक्लियर वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ड्यूएल करेंगे। ड्यूएल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ा है? Okay, Yes, sir. sir. हाँ, उसके बाद हम ऑप्टिक्स ही स्टार्ट करवाने वाले हैं। वो पहले बोर्ड लेवल का खत्म करेंगे उसमें, Okay, sir. ठीक है? क्योंकि अब बोर्ड्स नजदीक आ रहे हैं तुम्हारे, तो बोर्ड की जरूरी है। डेरिवेशंस भी होंगी अब सारी। हाँ 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 हाँ, अंशुल पूरी कोशिश करूंगा, और हो भी जाना चाहिए। वैसे तुम्हारा टाइम तो है ही, मार्च में है ना? Yes, यस sir. सर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमने बहुत कुछ तो कर भी लिया ना, हमारे ज्यादा चैप्टर्स बचे नहीं है। बोर्ड्स के हिसाब से हम डेरिवेशंस पे ज्यादा फोकस कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे मैंने देखा कि डेरिवेशंस ज्यादा आती है, राइट? यस सर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मेरे को एक बार पूरा बोल दो, फिर हम पूरा करते हैं। तुम्हारे पास पूरा क्वेश्चन है अंशुल? यस सर। हाँ बोल दो एक बार पूरा क्वेश्चन, कि उस पे क्या लिखा हुआ है। एक्स एन साथ में कॉमा अल्फा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन ब्रैक। या यस बी? सर। एन 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 प्लस नहीं कोमा अल्फा कोमा अल्फा और ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट ऑफ लिथियम लिथियम, कोमा बस। देन एक्स विल बी। अच्छा, तो एक्स निकालना है। तो बच्चे फिर यहाँ पर कुछ दिया होगा तुम्हें, लिथियम कौन सा लिया है, नहीं बताया हुआ? सर कुछ नहीं बताया, बस ऐसे कोई ही। बात नहीं, अगर नहीं दिया हुआ तो समझ लो जो नॉर्मल वाला है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3, और Three. नॉर्मल वाले के लिए इसका मास होता है 7। एक्चुअली में ये Seven. दिया होता है। तो इसी क्वेश्चन को करो। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इसमें निकल कौन सा पार्टिकल रहा है, ये तो तुम्हें पता है सबको, Alpha. अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। ये होता है न्यूट्रॉन। तो मतलब न्यूट्रॉन आगे टकराया और क्या निकला? Alpha particle. अल्फा अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल। इसको ऐसे पढ़ना डायरेक्ट, मतलब ब्रैकेट को, ठीक है? तो अल्फा पार्टिकल वाला तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया ही था अभी। तो सपोज करो निकला कौन है, साथ साथ पहले मुझे बताओ। Alpha particle. Alpha particle. लिथियम निकला ही है, लिथियम तो बना ही है ना। Yes, उसके sir. साथ Yes, कौन sir. बना है, निकला कौन है? अल्फा Alpha पार्टिकल। particle. अल्फा पार्टिकल मतलब Alpha 2 particle. और 4। फोर। और टकराया कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को ऐसे लिखता हूँ क्या? Neutron. यस सर। यस तो सर। सर अब इस एक्स की वैल्यू बताओ, राइट? तो यस सर। बताओ तुम नंबर इसमें जेड, और जैसे मैंने अभी पिछले एक्सप्लेन किया है वैसे ही अभी करना है। जेड और एक्स, जेड और एन को वो करो, जेड और ए को सर 5 निकाल 10। लो यहाँ से। जेड और ए नहीं निकाल सकते हम, यही है ना? देखो Yes, sir. बस यस ये कंफर्म कर लेना अंशुल, यहाँ पर एन ही है ना? यस सर। नहीं है। हाँ, तो अब आ जाना चाहिए आंसर। बताओ, ए और जेड को निकालो। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए और जेड की क्या होनी चाहिए? सर ए होना चाहिए 10। एक की 10 और जेड की 5। ए होना 5 चाहिए 10। कैसे सर? ये टोटल क्या बन रहा है? 11। 11. तो ये ए 11. हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 10। सर ये टोटल क्या हो गया? 5. 5। Five. ये 0 है, तो ये भी क्या होना चाहिए? जेड की वैल्यू 5। 5. 5. 5। तो ऑप्शन में, ऑप्शन क्या है? एक सेकंड, ऑप्शन तो मेरे पास थे। ऑप्शन में है हमारे पास बोरोन 2। अच्छा ये है, तो बताओ, तुम बताओ बच्चों, सब बताना। एक तो ऑप्शन में ये है, एक ऑप्शन में ये है, एक ऑप्शन में ये है, और एक ऑप्शन में ये है। यही थे ना अंशुल? यस सर। बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बोरोन 5 10। Option C. बोरोन Option C. 5, 10. इसमें सिर्फ क्या कंजर्व किया मैंने? ए और Z. Z। बस Z. ब्रैकेट Z. पढ़नी आनी चाहिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो जनरली यहाँ पर एन ही मिलेगा तुम्हें। बीटा कहाँ मिलता? यहाँ पर मिलता अल्फा की जगह। अल्फा की जगह बीटा लिखता, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देता? इलेक्ट्रॉन। Yes, और sir. साथ Yes, में क्या sir. निकलता है? इसको क्या बोलते थे? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी Antineutrino. न्यूट्रिनो। तो उसके बारे में तुम्हें हिंट भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है? सब कुछ बताते, फिर उसको न्यूट्रिनो लिख के दिखाते तुम्हें वो कैसे लिखते हैं। क्या बताऊं शिवानी, कौन से नहीं करवाओगे? देखो जो मैंने बताया था ना तुम्हें कि ये सब नहीं होगा, वो तो मैंने ना बेसिकली जनवरी के हिसाब से डिसाइड किया था बच्चे, कि जनवरी में मैं ये सब नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि
जेई वालों के भी एग्जाम थे, तो मैं सब कुछ नहीं करा पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप बात करें तो हमारा कहाँ पर थे हम, हमारा मैं मतलब मैग्नेटिक पार्ट तो हमारा पूरा हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट भी पूरा हो गया है ना। तो शुरुआत sir. के मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी हमने हिस्टैरिसीस कर्व तक सब पढ़ लिया। हिस्टैरिसीस कर्व कौन सा चैप्टर है, 5th चैप्टर तक हमारा आई थिंक पूरा हो चुका है अच्छे से, राइट। यस सर। उसके Yes, बाद sir. हमने क्या पढ़ा, एटम्स भी हो गया हमारे, Atom. कोई दिक्कत नहीं आई एटम्स में। No, नो No, सर। sir. न्यूक्लियाई भी पूरा हो गया आज, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, इसके अंदर No, डेरिवेशन sir. पार्ट था जो, वो भी पढ़ लिया अब तो तुमने, यही डेरिवेशन थी। और एक Yes, न्यूक्लियर sir. रिएक्टर की वर्किंग थी, वो भी तुमने पढ़ ली। तो एटम्स भी Yes, खत्म हो गए, sir. न्यूक्लियर भी खत्म हो गया। तो ये 2 चैप्टर मान के चलो, 7 चैप्टर ये हो गए। और उसके बाद अब जो पढ़ूंगा वो पढ़ाएंगे वो ड्यूअल नेचर, तो ये भी पूरा हो जाएगा। कोशिश करेंगे Yes, कि ये sir. तो 2 दिन में ही हम हो जाएगा पूरा हमारा, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। तो जो मेन चीज हमारी रह जाएगी वो रह जाएगा ऑप्टिक्स, जिसमें वेव Optics. और रे दोनों आती हैं, और एसी एंड ईएमआई। ठीक है, मेन चीज ये है, और बाकी जो है वो तो ईएम वेव्स है बेसिकली जो बच गया। ऐसा ही है ना चैप्टर। Yes, sir. कम्युनिकेशन सिस्टम को छोड़ के मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो बताओ, यही है। Semiconductor. लॉजिक गेट वाला। Semiconductor. ओ बिल्कुल बिल्कुल, सेमीकंडक्टर। तो बच्चे मेरा तो ना कुछ भी छुड़वाने का मन है नहीं, सच्ची बताऊं तो, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स जो है ना वो आता नहीं है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार, इस तो रिकॉर्डिंग में कर देते हैं। सेमीकंडक्टर्स है ना, इन सब के मुकाबले सबसे कम आता है, तो मैं इसको सबसे लास्ट में उठाऊं, ठीक है। यस Yes, सर। sir. Yes, मैं sir. कोशिश करूंगा कि करवा दे, लेकिन जो अब मैं तुम्हें सीरीज बता देता हूँ, देखो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी करवा दे, लेकिन जो जैसे जैसे सीरीज करवा रहा हूँ मैं वैसे देखना। ड्यूअल नेचर के बाद हम उठाने वाले हैं ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स तो मैं करवाऊंगा ही Yes, sir. उसमें किसी को, क्योंकि वो Yes, बोर्ड्स sir. की रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी और ईएमआई में ना हम फास्ट करेंगे सब। जो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा ना मुझे कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो टॉपिक मैं कह दूंगा कि तुम पढ़ लेना, और उसके मॉड्यूल्स भी। हालांकि जो मैंने आगे चैप्टर भेजे हैं ना उसमें मैंने ईएमआई और सेमीकंडक्टर्स के तुम्हारे पास मॉड्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, इसमें तो तुम पढ़ लोगे। लेकिन हम इसको भी छुड़वाएंगे नहीं, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना वो पूरे करेंगे, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट होगा वो छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमने एग्जैक्टली पहले से प्रिपरेशन करनी है तो तुम इन दोनों पे फोकस कर, ईएमआई और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. इसको तुम कोशिश करना कि कर दो अच्छे से, कि मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये तो मैं करवाऊं, ठीक है। Yes, sir. ईएमआई और Yes, sir. सेमीकंडक्टर्स एक बार खुद ट्राई करते रहना। यस सर। शिवानी देखते हैं, अभी पूरी बात Yes, करूंगा sir. मैं पूरी, ठीक है। अभी तो किसी को भी नहीं मिले, और तुम्हारे को अगर लगता है कि ईएमआई और सेमीकंडक्टर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं छोड़ दूं और तुम्हें लगता है वो इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम्हें, तो तुम आगे मेरे से पूछ सकते हो, उसकी हम स्पेशल क्लास ले लेते हैं। डन। Yes. Done, sir. तो 2 चैप्टर हैं, ईएमआई और सेमीकंडक्टर्स, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो हम करेंगे कोशिश। 11th और वीक बताओ, एनी अदर डाउट बच्चों, बताओ। सर 11th वीक करवाओगे? 11th तो बच्चे 11th का भी मैं कोई वो नहीं करते, क्योंकि ना 11th तो हमारी चली रही है ना एक्स्ट्रा क्लास में। Yes, sir. यस सर। हाँ वो तो चलती रहेगी, उसमें कितने हम वर्क पावर एनर्जी तक तो हम पहुंच ही गए हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सेम गोल विद Yes, 11th। sir. 11th में ना लास्ट वाले में शायद हमारा लास्ट वाला रह जाएगा पोर्शन, क्योंकि हम इतना टाइम मिल नहीं पाएगा हमें, क्योंकि ना हमने थोड़ा प्रिपरेशन की। बट फिर मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारा एग्जाम तो मई में है ना, Yes, sir. 11th के लिए तो तुम्हें मई चाहिए ना, मई तक करना है, मई तक का टाइम है। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। हमारा नीट मई में है, तो बोर्ड्स में तुम्हारी 11th तो आने से रही, तो 11th तो हो जानी चाहिए हमारी। बट फिर भी थर्मो का मैंने छोड़ा है वहां पर, ठीक है, फॉर द सेक कि यस तुम Yes. करते रहिए। बट हम कोशिश करेंगे वो भी कर दे, क्योंकि मई तक तो बहुत टाइम पड़ जाएगा हमारे पास। 11th का हम एक्स्ट्रा क्लास में कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ईएमआई और सेमीकंडक्टर्स है मेन, ठीक है। और कुछ यस Yes. सबको आज वाला लेक्चर समझ में आया अच्छे से? यस सर। ओके, Yes, कोई sir. और डाउट हो No. तो पूछो इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे तुम्हें। देखो जो अल्फा बीटा वाला भी था ना, वो भी मैं एक तरफ से करा ही चुका हूँ। ए और जेड के बारे में हम सारा समझ चुके थे कि कंजर्व्ड है, बस अब इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना था तुमको, राइट। तो क्वेश्चन अब ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ पाएंगे कभी भी।
नीट लेवल पे तो बिल्कुल नहीं, डीके में तो। छोड़ दें आज के लिए, बस इतना ही। Yes, sir. ठीक है, तो हमारा ये खत्म हो गया। कल ड्यूअल नेचर पढ़ के आना, ड्यूअल नेचर के हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे जेई Yes, लेवल sir. के दिए। ओके Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू, बाय बाय। सर एक्स्ट्रा क्लास होगी आज? आज नहीं बच्चे, कल से स्टार्ट हो रही है हमारी डिफरेंशिएशन, ठीक है? सर अब Okay, नेक्स्ट sir. क्लास किस चीज की होगी? क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट क्लास किस चीज की होगी अब? हम तुम्हारी तो नहीं है अभी, आज बोल दिया ना साक्षी मैम ने कि आज शायद क्लास नहीं है तुम्हारी, अभी मैसेज आया ना मेरे पास। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो आज